हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर पढ़ने वाले एंटीकोगुलेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट थेरेपी की बात करें तो इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हिपेरिन के बारे में। एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हिपेरिन होता है और वारफेरिन होता है। वारफेरिन होता है। आगे बात समझ में। हिपेरिन और वारफेरिन की बात करें तो इसके अंदर अपने देखो क्या होता है। हिपेरिन ये क्या एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है। क्या है? एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन है, अगर उसकी रूट की बात करें तो किस किस रूट से दे सकते हैं? जैसे सबकुटेनियस भी दे सकते हैं और आईवी। कौन सा? सबकुटेनियस और आईवी भी दे सकते हैं। और इसके लिए सबकुटेनियस जो होता है वो कितने 25 डिग्री पे एंगल पे लगाते हैं, और आईवी सबकुटेनियस जो होता है आईवी भी लगाते हैं वो 25 डिग्री एंगल पे, और सबकुटेनियस जो होता है वो लगाते हैं कितने डिग्री पे लगाते हैं? सबकुटेनियस लगाते हैं 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है। और ये जो हिपेरिन होता है ये क्या है? ये क्या करता है? प्रिवेंट द कोगुलेस क्लोट। इसको करता है प्रिवेंट द क्लोट या थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो इसके लिए क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में हिपेरिन की बात करें तो इंडिकेशन देखो, इसके इंडिकेशन क्या क्या होंगे। इंडिकेशन कि हिपेरिन कहां कहां पे यूज करते हैं, तो इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं? कार्डियक कैथेटर पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको कार्डियक कैथेटर डाला हुआ है उसको भी क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। इसके साथ साथ में और किसके लिए यूज करते हैं? जैसे ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में डायलिसिस के अंदर भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ में टीपीएन के अंदर, टीपीएन की फुल फॉर्म होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर जो सेंट्रल लाइन डाली होती है उसके अंदर भी क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। सेंट्रल लाइन के अंदर जो कैथेटर लगाया हुआ है उसके अंदर क्या है? क्लोट ना बन जाए, इसके लिए भी इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके साथ साथ में डीवीटी के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर भी क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इसके साथ में आगे सेफ इन द प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये सेफ रहता है। मतलब सेफ का मीनिंग है यहाँ पे जो प्लेसेंटल बैरियर को है, प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये नॉट क्रॉस नहीं करता है, इसलिए क्या है? प्रेगनेंसी में ये क्या है? सेफ होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस कंडीशन में आप हिपेरिन नहीं दे सकते? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हेमरेजिक पेशेंट में, ऐसा पेशेंट जिसको हेमरेज हो रहा है तो उस पेशेंट में कभी भी ये मेडिसिन नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में ब्लीडिंग वाले पेशेंट में, इसके साथ साथ में ओपनिंग ऑफ द वुंड विद ब्लीडिंग चांस, ऐसा वुंड है जो ओपन है और उसमें ब्लीडिंग होने के चांस है, उसमें भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में एस्पिरिन थेरेपी, ऐसा पेशेंट जिसको एस्पिरिन थेरेपी चल रही है उसको भी क्या नहीं देते? हिपेरिन कभी भी नहीं देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ में अगर बात करें इसका इफेक्टिवनेस को, कि इफेक्टिवनेस कितनी रहती है इसकी? इफेक्टिवनेस रहती है वो 4 to 6 आवर।
अगर आपको चेक करना है इफेक्टिवनेस इसकी तो कितने टाइम में करते हैं, 4 to 6 आवर। और इसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एपीटीटी। कौन सा टेस्ट करते हैं, एपीटीटी टेस्ट करते हैं। और एपीटीटी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या होता है, एपीटीटी की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एपीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आ गई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें टाइम की कि नॉर्मल टाइम कितना होता है, तो देखो एपीटीटी टाइम विदाउट हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी नहीं दे रहे हो और उस टाइम पेशेंट का अगर एपीटीटी चेक करते हो तो इसका जो टाइम रहेगा 20 to 36 सेकेंड। कितना आएगा, 20 to 36 सेकेंड आता है। इसके बाद में एपीटीटी विद हिपेरिन, एपीटीटी विद हिपेरिन, तो इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 50 to 60 सेकेंड। कितना रहेगा, 50 to 60 सेकेंड रहता है। आ गई बात समझ में। अगर एपीटीटी टाइम है वो अगर 60 सेकेंड आ रहा है, अगर 60 सेकेंड आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि पेशेंट की डोज है वो इंक्रीज द डोज ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन की डोज को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो पेशेंट के अंदर। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे या फिर किस कंडीशन में दे रहे हो। इसके साथ साथ में इफ एपीटीटी टाइम अगर आ जाए 80 सेकेंड, अगर मोर देन 80 सेकेंड आ रहा है तो क्या कर दो, डिक्रीज द डोज ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन की डोज को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। अगर एपीटीटी टाइम है वो मोर देन 90 सेकेंड आ रहा है तो क्या कर दो, स्टॉप द हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। याद रखना 60 सेकेंड, 80 सेकेंड और 90 सेकेंड, ठीक है। इसके लिए 60 सेकेंड आ रहा है तो इंक्रीज बढ़ा दो डोज, और मोर देन 80 आ रहा है तो क्या कर दो, डोज को कम कर दो। और अगर 90 सेकेंड आना स्टार्ट हो गया है तो क्या कर दो, स्टॉप कर दो, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट जो होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। कौन सा, प्रोटामाइन सल्फेट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटामाइन सल्फेट है वो किसका एंटीडोट है, तो किसका एंटीडोट है, हाँ हिपेरिन का एंटीडोट होता है। आगे बात समझ में यहां तक। इसके बाद में देखो वारफेरिन। वारफेरिन, वारफेरिन कौन सा एंटीकोगुलेंट है, ये है ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट। क्या है ये, ओरल एंटीकोगुलेंट ये होता है। इसके साथ साथ में नोट सेफ इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या है, सेफ नहीं है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर देता है, ये बैरियर को क्या कर देगा, क्रॉस कर लेता है, ठीक है। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और बच्चे के अंदर क्या कर देता है, ये क्या कर देगा, फीटल वारफेरिन
सिंड्रोम क्या कर देता है, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉर्नेडी हुनरमैन सिंड्रोम। कॉर्नेडी हुनरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो वारफेरिन ले रही है और वारफेरिन की वजह से बच्चे को क्या हो गया, फिटल वारफेरिन सिंड्रोम हो गया, तो क्या क्या होता है, तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, बच्चे को स्केलेटल मसल्स माल फॉर्मेशन, जो स्केलेटल मसल है वो क्या हो जाएगा, माल फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, कैटारेक्ट, बच्चे को क्या रहेगा, कैटारेक्ट रहेगा। कैटारेक्ट क्या होता है, कैटारेक्ट होता है ओपेक्सिटी ऑफ द लेंस, क्या होता है, ओपेक्सिटी ऑफ द लेंस होता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या होगा, बच्चे को स्किन अबनॉर्मलिटी, क्या रहेगा, स्किन अबनॉर्मलिटी रहेगा, और क्या रहेगा, शॉर्ट स्टेचर, क्या रहेगा, शॉर्ट स्टेचर रहेगा। ठीक है भाई, ये क्या होता है, कॉर्नेडी हुनरमैन सिंड्रोम, फिटल वारफेरिन सिंड्रोम। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या ले रही है, वारफेरिन थेरेपी ले रही है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या होगा, इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो इसके अंदर वारफेरिन की इफेक्टिवनेस कब चेक की जाती है, तो 48 टू 72 आवर। अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन या वारफेरिन अगर बोल दिया जाए कि पेशेंट को सबसे पहले कौन सी देते हैं, तो कौन सी देते हैं, पहले हिपेरिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4 टू 6 आवर के अंदर क्या इफेक्टिवनेस दिखाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको हिपेरिन से वारफेरिन के ऊपर लेके आना है, तो क्या करते हैं, अपने वारफेरिन मेडिसिन देते हैं। उसके बाद में क्या है, उसको जब ये इसका 48 टू 72 आवर के बाद में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, हिपेरिन को स्टॉप कर देते हैं। आगे बात समझ में। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, टेस्ट में के अंदर रेशियो और टाइम, रेशियो और टाइम के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। अगर रेशियो निकालना है तो INR चेक करते हैं, और अगर टाइम निकालना है तो PT टाइम। आगे बात समझ में। अगर रेशियो की बात करें तो इसके अंदर तो INR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो INR की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। हर एक बुक के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं नाम लिखा हुआ, कभी कभार ये नॉर्मलाइज भी लिखा होगा, मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइज या नॉर्मलाइजेशन एक ही बात है। PT टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आगे बात समझिए। अगर नॉर्मल INR की बात करें कि नॉर्मल INR कितना होता है, तो ये रहता है 2:3। कितना रहता है, 2:3 रहता है नॉर्मल INR। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इसके एंटीडोट की बात कर लेते हैं कि वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है। वारफेरिन के एंटीडोट की बात करें तो क्या होता है, क्या होता है वारफेरिन का एंटीडोट, विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम, विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन के का दूसरा नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या होता है, फाइलोक्विनोन। और इसका मोस्ट कॉमन सोर्स कौन सा होता है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी पत्तीदार सब्जियां। ठीक है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल क्या होता है, इसका मोस्ट क्या होता है, सोर्स रहता है किसका, विटामिन के का। इसके साथ साथ में कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है। ये तो होता है फाइलोक्विनोन, इसको और क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन बी किसको बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं। और विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर भी पूछ लेता है कि कौन कौन से विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, तो 2, 7, 9 और 10, 27,910, ठीक है। 2, 7, 9 और 10 ये क्या होते हैं, इस विटामिन के डिपेंडेंट क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, विटामिन के को एट बर्थ पे भी देते हैं, गिवन द विटामिन के और एट बर्थ। एट बर्थ पे जो विटामिन के दिया जाता है वो टर्म के अंदर और प्री टर्म के अंदर दोनों में क्या देते हैं, अलग अलग देते हैं। और टर्म की बात करें तो इसके अंदर कितना देते हैं, 1 mg और इसके अंदर 0.5 mg, ठीक है। 1 mg तो किसमें देते हैं, टर्म के अंदर, और 0.5 mg किसमें देते हैं, प्री टर्म के अंदर देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा, क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो एट बर्थ होता है उस टाइम क्या होती है, इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइनल जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, स्टेराइल। आई बात समझे, स्टेराइल रहता है, मतलब जो ई-कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना वो क्या है, उस टाइम नहीं बना होता, और उस टाइम अगर नहीं बना होता है तो क्या है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, किसका, फॉर्मेशन करता है विटामिन के का, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है नहीं, बैक्टीरिया नहीं है तो विटामिन के बनेगी नहीं, और विटामिन के नहीं बनेगी तो बच्चे के अंदर एट बर्थ पे क्या होने के चांस रहते हैं, हेमरेज होने के चांस रहते हैं। और हेमरेज होने के चांस रहते हैं तो इसीलिए हेमरेज से बचाने के लिए बच्चे को एट बर्थ पे क्या देते हैं, अपने विटामिन के की डोज देते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो ये क्लास थी ये एंटीकोगुलेंट के बारे में थी। तो आज तक यहीं से इसको क्लास को क्लोज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।